शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को पसंद करने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। आज की पहली खौफनाक कहानी ताहिर शेयर कर रहे हैं। ताहिर कहते हैं, मैं सरगोदा 16 ब्लॉक का रहने वाला हूँ। आज आपके साथ हम लोगों की जिंदगी की खौफनाक तरीन कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये आज से तकरीबन 18 बरस पुरानी बात है। हम लोगों का घर 16 ब्लॉक की उस साइड पर बनता है जहां से कारखाने बाजार की गलियां भी लगती हैं। हम लोगों की दुकान भी कारखाना बाजार में ही थी। हम लोगों की शूज शॉप थी, तो अक्सर कभी मैं भी वहां पर बैठता था, मेरा बड़ा भाई भी बैठता था। उन दिनों में मैं अपनी शॉप पर ही था, भाई घर चले गए थे। शादियों का सीजन चल रहा था, तो दुकान हम लोग देर से ही बंद किया करते थे। जैसे ही 11:30 पौने 12 बजे का टाइम हुआ, मैं दुकान बंद करने लगा तो मेरे कुछ दोस्त आ गए और उन लोगों ने कहा कि चलो मिलकर खाना खाते हैं। मुझे भी भूख लगी थी। मैंने दुकान बंद की और उनके साथ खाना खाने के लिए चला गया। खाना खाते गपशप करते वक्त का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ। मैंने उनके साथ खाना खाने जाने से पहले अपने घर कॉल करके बता दिया था, इसलिए घर वाले बेफिक्र थे। वहां पर हम लोग गपशप करते रहे, कुछ और भी दोस्त आ गए। वक्त का अंदाजा नहीं हुआ, 2-2:30 बज गए। मैंने से कहा कि यार अब देर हो रही है, अब मुझे घर वापस चलना चाहिए। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे मेरी शॉप के करीब ही उतार दिया। पास से हम लोगों का घर था, बहुत दूर नहीं था। मैंने से कहा कि मैं यहाँ से खुद ही चला जाऊंगा, क्योंकि आगे अगर चौक वाली साइड से तुम आओगे तो शायद तुम्हें जल्दी रास्ता ना मिले। उस तरफ कुछ घरों की तामीर का काम चल रहा था, तो रास्ता बंद रहता था। वहां पर आज के दौर में भी बहुत पुराने घर मौजूद हैं। आज भी कुछ हवेली नुमा भी हैं, कुछ वैसे बहुत पुराने जमाने के घर हैं। तो में से कुछ घर ऐसे थे जो बहुत ज्यादा ज़ईफ हो चुके थे और उनकी दीवारें भी टूटने के करीब थे, जिनकी तामीर का काम हो रहा था। मैं उसी कारखाने बाजार वाली गली से अपने घर की जानिब आ रहा था। दिन भर जिन गलियों में बेतहाशा शोर शराबा रहता था, जहां पर आराम से बात सुनी भी नहीं जाती थी, अब वहां पर इतना सन्नाटा था कि मेरे कदमों की चाप भी गूंज रही थी। मैं चलता चलता पुरानी गलियों की तरफ आ रहा था। बिल्कुल खामोशी और सन्नाटा था। दुकानें तो बंद हो ही चुकी थी, सब लोग सो भी चुके थे। अभी इस रात के इस पहर में तो चौकीदार की सीटी की आवाज भी नहीं आ रही थी। तभी मेरे कानों के साथ एक अजीब सी आवाज टकराई, जिस तरह से जमीन के ऊपर कोई झाड़ू लगा रहा होता है। झाड़ू की आवाज इस हद तक क्लियर थी कि मेरे ना चाहते हुए मेरा जहन उसकी तरफ बार बार भटक रहा था कि इतनी रात को झाड़ू कौन लगा रहा है। एक गली के करीब से जो ही मैं गुजरने लगा तो मेरी नजर पड़ी उस गली में काले लिबास में एक बहुत कदावर औरत रात के 3 बजे उस खाली गली में झाड़ू लगा रही थी। किसी घर के आगे नहीं, सड़क के ऊपर। ये मंजर बहुत ज्यादा अजीब था, इतना अजीब कि मेरे चलते हुए कदम रुक गए और मैं देखने लगा। इतने में औरत झाड़ू लगाती लगाती दूसरी गली की तरफ मुड़ गई। मैंने कहा, ये कौन सा टाइम है झाड़ू लगाने का? ये कौन सा टाइम है इस टाइम को झाड़ू लगाए? अल्लाह खैर करे, कहीं शायद किसी के साथ कोई दिमागी मसला ना हो, मुझे देखना चाहिए। तभी मैं उस गली की तरफ बढ़ने लगा जहां से झाड़ू लगने की आवाजें अभी तक भी गूंज रही थी। मैं गली के कोने पर पहुंचा तो वो औरत, बहुत बड़ा वहां पर एक दरख्त होता था, उसके करीब जा पहुंची। मैंने उसको आवाज देकर बुलाना चाहा कि ये कौन सा टाइम है झाड़ू लगाने का, आप झाड़ू लगा रही हैं। इतने में वो औरत जो थी वो बिल्कुल उस दरख्त के करीब गई और झाड़ू लगने की आवाज बंद। मैं बहुत तेज कदमों के साथ आगे बढ़ा तो कहीं ना कोई औरत थी और ना ही झाड़ू। मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये मुमकिन कैसे है। हर घर की लाइट जल रही थी, इतना गुप अंधेरा तो था ही नहीं कि अगर वो किसी घर में दाखिल होती तो मुझे दिखाई ना देती। मैंने वहां से सीधी गली में तेजी के साथ भागना शुरू कर दिया।
तभी हम लोगों के घर की गली शुरू हुई। मैं अपने घर पहुंचा, मैंने बेल बजाई। मेरे बड़े भाई ने दरवाजा खोला और कहने लगे बहुत देर से आई हो। पर मेरी घबराहट और हालत देखकर उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं किए। मैं तेजी से घर के अंदर दाखिल हो गया। भाई को कुछ शक हुआ कि इतना घबराया हुआ क्यों है, पैदल आया कहीं कोई पीछे न लग गया हो। भाई ने गेट से झांक कर देखा तो गली के कोने पर वो काले लिबास वाली औरत खड़ी थी। भाई ने दरवाजा बंद कर दिया और कोई सवाल नहीं पूछा, सीधा कमरे में चले गए। सुबह भाई ने मेरे से पूछा क्या मसला है, रात को तुम बहुत देर से और बड़े घबराए हुए थे, तुम्हारे साथ कौन था? मैंने कहा भाई मेरे साथ तो कोई भी नहीं था। मुझे आरिफ ने दुकान के पास उतार दिया और मैं वहां से पैदल ही घर आ रहा था। भाई ने कहा कि जब तुम घबरा कर घर के अंदर दाखिल हुए तो मैंने सिर्फ झांक कर देखा कि बाहर कौन है। जानते हो मैंने गली के कोने पर किसी औरत को खड़े देखा, वो कौन थी? क्या भाई आप क्या कह रहे हैं, क्या मेरे पीछे वो औरत आई थी? क्या मतलब वो औरत, कौन औरत? तभी मैंने अपने भाई को सारा किस्सा बताया। भाई को मेरी जुबान पर यकीन ही नहीं हुआ, वो मेरे पे शक कर रहे थे। मैंने कहा मेरा यकीन करे, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे उस दिन शदीद बुखार था, इतना बुखार कि मैं दुकान पर भी नहीं जा सका। अम्मी को मेरी जुबान पर यकीन हुआ। अम्मी ने कहा कि अक्सर उस तरफ से हम लोगों की मुलाजमा आती है तो वो बताती है कि वहां पर दरख्त के पास एक घर है, वो घर कई अरसों से बंद पड़ा है। उस घर में कहते हैं कि आधी रात को किसी की झाड़ू लगाने की आवाज आती है। अम्मी को वो बात याद आ गई। करीब 12 बजे गांव वाली आई। अम्मी ने मुलाजमा से पूछा कि तुम तो उसी तरफ से आती हो, तो मुझे जरा बताओ कि उस गली में वो घर है जहां से झाड़ू की आवाज आती है? तो हमारी मुलाजमा जिसका नाम जकिया था वो कहने लगी जी बीबी, उस घर से तो हर रात झाड़ू लगने की आवाज आती है। मैं जिस घर में काम करती हूँ उनके सामने वाला घर है। वो बीबी जी भी यही बताती हैं कि वो लोग तो 10 बजे के बाद घर से बाहर ही नहीं निकलते। अक्सर उनका बेटा देर से घर आता था तो वो बताता है कि जब भी मैं घर के अंदर दाखिल होने लगता हूँ उस बंद घर से मुझे एक आवाज आती है जिस तरह से मुझे कोई पुकारता है, और वो जब पलट कर देखता है तो कोई भी नहीं होता। और जब गर्मियों में वो लोग अपनी छतों पर सोते हैं तो गली में जैसे कोई झाड़ू लगाता है ऐसी आवाजें आती है। कहते हैं कि जिसने भी झांक कर देखा वो डर गया कि कोई काले लिबास वाली औरत रात के वक्त उस घर के आसपास झाड़ू लगाती है और गायब हो जाती है। यहाँ तक कि कुछ लोग कहते हैं कि वो उस घर के जिन्नात है या कोई चोड़े लाफत है जो वहां पर झाड़ू लगाती है। अम्मी फटाफट मेरे पास आई और आकर कहने लगी कि तुम उस गली से आए थे। अम्मी ने मुझे निशानी दी। मैंने कहा जी, झाड़ू की आवाज उस गली से ही आ रही थी। मैं तो हैरान हो गया कि इतनी रात को झाड़ू को लगा रहा है, इसलिए मैं उस तरफ चला गया। अम्मी डर गई और कहने लगी जकिया बता रही है कि वहां पर किसी मखलूक का बसेरा है, उस घर के जिन्नात हैं जो रात को औरत का रूप लेकर बाहर झाड़ू लगाती है। अब उस गली की तरफ गलती से भी मत आना। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी कभी भी नहीं, मैं उस तरफ कभी भी नहीं आऊंगा। इसी तरह से काम चलता रहा। भाई जो थे वो मेरी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे थे। मैं भी ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। 15-20 दिन गुजर गए। हम लोगों का नया स्टॉक आना था। भाई ने वो स्टॉक जो था अनलोड करवा के शॉप में रखवाया। वहां पर कुछ चीजें चेक बैलेंस करते करते खासी रात हो गई। भाई को भी तकरीबन 1-2 बज गए। मैं तो उसके बाद रात देर तक रुकता ही नहीं था, 10 बजे तक मैक्सिमम घर आ जाया करता था। अम्मी बड़ी परेशान कि भाई अभी तक नहीं आए। उन्हें फोन किया तो वो ये कहते कि बस मैं आ रहा हूँ। भाई जो थे, भाई जब घर वापस आ रहे थे, अब हमारे बाजार इतना करीब था कि हम लोग पैदल ही आ जाया करते थे। भाई जो ही वापस आ रहे थे तो रास्ते में उनको वो मखलूक नजर आई। जब घर पहुंचे तो बहुत डरे हुए थे और घर आते साथ जैसे भाई की तबीयत खराब होने लग गई। अपना सर पकड़ लिया उन्होंने, चीखें मारने लग गए, अजीबोगरीब आवाजें निकालने लग गए। हम लोग तो डर गए। अम्मी बड़ी परेशान कि मेरे बेटे को क्या हो गया। अम्मी आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी तो हम लोगों के घर के दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से बेल बजानी शुरू कर दी। अब्बू बाहर निकले। अब्बू ने देखा बाहर कोई भी नहीं था। घर के पास एक बिल्ली बैठी हुई थी, काले रंग की बिल्ली। अब्बू फिर अंदर आए, फिर बेल बजने लग गई। अब्बू ने फिर गेट खोला तो बाहर सिर्फ बिल्ली बैठी हुई थी और कोई भी नहीं था। अब्बू बड़ा डर गए। अम्मी ने कहा कि अब दरवाजा नहीं खोलना, बंदर आ जाए। फिर बेल बजने लगी। 3 बार ये काम हुआ। भाई की तो कुछ हालत नॉर्मल है। जब अम्मी ने आकर कुर्सी पड़ी, अम्मी ने कहा क्या हुआ है तुम्हें? वो कहता है कि मैं जैसे घर वापस आ रहा था तो जिस गली में इसने मुझे बताया था ताहिर ने कि उस मखलूक को इसने देखा है, मैं उस गली के पास से गुजरने लगा तो मुझे झाड़ू की आवाज आई।
میں نے جب وہ آواز سنی تو نہ چاہتے ہوئے میرے قدم اس گلی کی طرف چلے گئے، حالانکہ مجھے طاہر کی باتیں یاد تھی۔ میں نے وہاں پر ایک عورت کو دیکھا، امی وہ جھاڑو لگا رہی تھی، وہ اتنی لمبی عورت تھی۔ میں کونے پر کھڑا ہو کر اس کو دیکھنے لگا، پھر تو میں نے اسے بلایا بھی نہیں تھا۔ ایک دم سے مجھے ایسا لگا میرے پیچھے کوئی آیا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ عورت میرے پیچھے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ بہت بھیانک تھا، اتنا لمبا قد، کالا سیاہ چہرہ، خوفناک آنکھیں، سرخ رنگ کی آنکھیں تھی۔ بس میں نے اسے دیکھا تو میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا اور مجھے لگا کہ پورے راستے میں وہ میرے پیچھے بھاگتی آئی ہے۔ ابو کہتے ہیں کہ باہر کالے رنگ کی بلی بیٹھی ہے، جو باہر بلی ہے اور ہمارے گھر کی بیل بج رہی ہے، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر یہ کام شروع ہو گیا۔ بھائی کی بھی اگلے دن بڑی سخت طبیعت خراب۔ جو ہی رات 3 بجنے ہم لوگوں کے گھر کی بیل بجنے لگ گئی۔ چوکیدار کو بھی کہا، چوکیدار کہتا تھا باہر کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔ سامنے والوں کے ذمہ لگایا، وہ لوگ کہتے تھے کہ باہر کچھ نظر آئے تو ہم آپ لوگوں کو بتائیں، صرف ایک بلی بیٹھی نظر آتی ہے اور بیل بجنے لگ جاتی ہے۔ یہ سب سن کے ہم لوگ تو اتنے پریشان، گھر میں بھی جو ہی رات کا پچھلا پہر ہونا، کچھ آہٹیں محسوس ہونی، جیسے کوئی بند کمروں کے دروازے کھولتا ہے، یا ایسا لگنا کہ چھت کا جو دروازہ ہے اس کو کوئی کھول کر بند کرتا ہے جبکہ اس پر کنڈی لگی ہوتی تھی۔ جب یہ کام 2-3 دن بہت زیادہ ہوا، ابو کسی صاحب علم کو لے کر آئے۔ وہ صاحب علم ہمارے گھر آئے، انہوں نے پڑھائی کی تو ان کا یہ کہنا تھا آپ لوگوں کے گھر تک کوئی مخلوق آتی ہے، گھر کے اندر داخل نہیں ہو پا رہی، اسی لیے وہ بیل بجاتی ہے، اسی لیے کہ وہ دروازہ کھلے گا اور وہ اندر داخل ہوگی۔ آپ لوگ دروازہ کھول کر باہر جھانک کر دیکھتے ہیں۔ اس نے اس گھر میں داخل تب ہونا جب دروازہ کھلا اور درمیان میں کوئی نہ ہو، کیونکہ اس کا بسیرا بھی ایک گھر میں ہے، وہ اس گھر کو بھی ویران کرنا چاہتی ہے۔ ابو نے بتایا سارا مسئلہ۔ ان کا یہ کہنا تھا جس گھر کی آپ بات کر رہے ہیں اس گھر پر بہت بھیانک چڑیل آفت کا بسیرا ہے، وہاں پر تو کوئی انسان آباد ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ وہاں پر آج تک جو بھی آباد ہونے کے لیے آیا ہے، یا تو ان کو جانی نقصان ہوا ہے یا ان پر ایسی آفتیں آتی ہیں کہ وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس گھر میں کبھی ایک درخت لگا ہوا تھا جو دیوار سے آدھا باہر نکلا ہوا تھا، ایک بہت بڑا درخت اس گھر کے ساتھ بھی ہے، اسی درخت کا کچھ حصہ دیوار سے اس گھر کے اندر تھا۔ جن لوگوں نے وہ گھر لیا ان لوگوں نے وہ درخت کاٹ دیا کہ یہاں پر پتے وغیرہ بکھرتے ہیں، یہ وہ، بس اس کے بعد سے اس گھر میں اس آفت کا بسیرا ہو گیا۔ بہت سے عامل حضرات نے کوشش کی کہ وہاں سے اس کو نکال سکے۔ وہ رات بھر وہاں پر جھاڑو لگنے کی آوازیں آتی ہیں۔ وہ اس گلی میں جتنے بھی گھر تھے ان لوگوں نے اپنے گھروں میں تعویذات اور جس طرح سے قرآن پاک کے حصار وہ سب کیا ہوا ہے، اور کوئی اس گھر کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ جب خود اس مخلوق کے پیچھے گئے، کہتے ہیں کہ چوکیدار بھی شروع میں اس مخلوق کو دیکھتا تھا اور ہر بار چوکیدار بھاگ جایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے وہ چیز ہمارے گھر تک آتی ہے۔ پھر ہم لوگوں نے دم کروایا، وہ جو عامل صاحب تھے انہوں نے ہمارے گھر میں حفاظت کے تعویذ دیے، کچھ وہ لگائے، تب جا کر ہم لوگوں کی جان چھوٹی۔ پھر ہم دونوں بھائی 10 بجے تک دکان کھولتے تھے، ابو دکان پہ بہت کم جاتے تھے۔ میری بہن بھی ڈرنے لگ گئی، میری بہن بھی ان دنوں میں بہت ڈرتی تھی، کہتی تھی کہ ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کوئی عورت کھڑی ہوتی ہے۔ ہم لوگوں نے تو گھر میں تعویذات لگائے ہوئے تھے، ہم لوگ بڑے پریشان، ایک اور عامل کو لے کر آئے کہ اس طرح سے ہم نے تو تعویذات لگایا، بیل وغیرہ تو نہیں بجتی، لیکن میری بہن کہتی ہے کہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کوئی عورت کھڑی نظر آتی ہے۔ ان عامل نے جب پڑھائی کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پہلے عامل آئے تھے انہوں نے حفاظت کا تعویذ تو دے دیا، لیکن وہ جو مخلوق تھی جب انہوں نے حفاظت کے تعویذات دیے، یہاں پر پڑھائی کی، تو اس گھر میں بھی مخلوقات کا کچھ اثر تھا، لیکن وہ تنگ کرنے والے نہیں ہیں۔ جب وہ تعویذات لے کے آئے تو انہوں نے اپنا آپ ظاہر کیا، جو مخلوق وہ تھی وہ تو اندر داخل ہو ہی نہیں سکی، لیکن آپ کے گھر میں بھی کچھ اثرات تھے۔ ہر گھر میں بعض اوقات یہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ تب تک اپنا آپ ظاہر نہیں کرتی جب تک آپ لوگ ان کو تنگ نہ کریں، ان کو چھیڑے نہ۔ تو انہوں نے جیسے یہاں پر تعویذ لگایا، اب وہ تنگ ہو رہی ہے تو اس نے اپنا آپ ظاہر کیا ہے کہ یا تو وہ تعویذ اس کمرے سے نکال دیں تو وہ تنگ نہیں کریں گی، وہ ظاہر نہیں ہوں گی، اور اگر آپ نے اس کمرے سے تعویذ نہ نکالے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی بیٹی کو بھی نقصان دے۔ پھر اس کمرے سے، جس کمرے میں میری بہن سوتی تھی، وہاں سے ہم نے وہ تعویذ اتار لیے اور دوسرے کمرے میں لگا دیے۔ جب سے ہم نے وہ تعویذ اتارے تب سے وہ نظر نہیں آتی تھی۔ تو یہ ہماری ایک کہانی تھی 16 بلاک والے حصے کی، میں نے آپ کو کہانی بتائی جہاں پر وہ گھر اب بھی موجود ہے اور وہ ایک کھنڈر نما گھر بن چکا ہے۔ نہ تو اس گھر میں کبھی کوئی دوبارہ آیا، نہ کوئی آباد ہوا، نہ ہی کسی نے وہاں پر جانے کی کبھی کوشش کی۔
आस पास के लोग बताते हैं कि उस घर में झांक कर भी देखें तो खौफ आता है। रात के वक्त भी वहां से अक्सर आवाजें आती हैं, सहन में जैसे कोई मौजूद होता है, कोई चल फिर रहा होता है। छत के ऊपर बेतहाशा जैसे बच्चों के गेंद गिरे हुए हैं, लोगों की यहाँ तक कि कोई कपड़ा भी गिर जाए कोई उठाने नहीं जाता उस घर में। इतना खौफ है उस घर का। और हमने तो वाज़ेह तौर पर दोनों भाइयों ने वो चीज़ भी देखी। उसके बाद मेरे भाई भी बहुत डरने लग गए और कहने लगे कि तुम्हारी बात ठीक थी, अगर मैं मान लेता तो शायद ये नुकसान ना देखता। तो ये हमारी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया ताहिर आपका। इससे जिस जगहों पर ये मखलूक़ात होती हैं, बाज़ औक़ात इतनी सख्त मखलूक़ात होती हैं कि बदले पर उतर आती हैं। जैसे उन लोगों को पता ना चला और उन लोगों ने वो दरख्त काट दिया, जिसके बाद वो मखलूक उस पूरे इलाके पर हावी हो गई। फिर ऐसी मखलूक़ात जो हैं वो इस तरह से भी बाज़ औक़ात अपना आप ज़ाहिर करती हैं कि आस पास के लोग भी उनसे डरते हैं। और ये बात मैंने अक्सर लोगों से सुनी है कि जो भी मखलूक रात के पिछले पहर में कहीं झाड़ू वगैरह लगाती है, उस जगह पर उस घर में कोई आबाद नहीं हो सकता, क्योंकि वो पिछल पैरी मखलूक होती ही वो है। हर मखलूक हर जगह से ये झाड़ू लगने वाले वाकयात नहीं होते। ये मखसूस किस्म की इनमें कोई चीज होती है जो इस तरह से अपना आप जाहिर करती है। अब कुछ मखलूकात, कुछ चुड़ैलें आती ऐसी होती हैं जो दुल्हन के रूप में अपना आप जाहिर करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो बूढ़े औरत के रूप में जाहिर करती हैं, कुछ खूबसूरत लड़की के रूप में जाहिर करती हैं। कुछ जगह पर मैंने ये सुना है कि ये झाड़ू की आवाज आती है। अल्लाह से हमेशा रहम मांगना चाहिए। जो लोग भी रात के पिछले पैर में अपने घरों में आते हैं, आयत कुर्सी का हिसार करके आया करें। कहीं कोई आहट आवाज महसूस हो, ना तो उसके तक़्क़ुब में जाए, ना ही उसको कोई सवाल जवाब करें, क्योंकि ये मखलूकात कई बार हम कलाम होने से भी इंसान पर हावी हो जाती हैं। ये थी आज की खौफनाक कहानी। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी? आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल ID machine57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरे नए चैनल रात की कहानियों को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल रात की कहानियों को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। वहाँ पर बहुत ड्रावनी कहानियाँ आती हैं जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आएंगी। मेरे कुछ स्टोरी सेंडर हैं जिन्होंने मुझे स्टोरीज सेंड की हैं, तो इंशाल्लाह कल से उनकी स्टोरीज भी मैं जिस चैनल पर ऑन एयर करूँगी, मैं उस चैनल के बारे में आप लोगों को कम्युनिटी टाइम में बता दूंगी। तो आप मेरे दूसरे चैनल्स पर जाकर अपनी स्टोरीज सुन सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।